Hello student, welcome to class 12 physics. Today I am going to start new topic of chapter magnetism. Topic name is some important point related to magnetism. Before starting topic, I will share some points related to this topic. As we know that most of topics are removed by the CBSE for this session 2021. So I am just focusing all those topics which are we have to study in class 12 physics for this session. Okay. So first topic I am taking just as a beginning some important points related to magnetism. Magnetism हमें पता ही है, जैसे हमने पढ़ा है मैग्नेटिज्म क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है और किसी मैग्नेट या जिसको हमने मैग्नेट बना दिया इलेक्ट्रिसिटी से, तो हम लोग देखते हैं उसके अराउंड स्पेस को हम मैग्नेटिज्म बोलते हैं. तो इससे रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट आते हैं जो हमें थोड़ा ध्यान में रखना है. तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है उससे रिलेटेड पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल. सबसे पहले ले रहा हूं मैग्नेटिक डाइपोल, फिर आगे बढ़ूंगा मैं, है ना. मैग्नेटिक डाइपोल जैसे हम लोग पहले तो पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ गया मैग्नेटिक डाइपोल. मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा, ये भी एक सिस्टम है. इट इज जस्ट अ सिस्टम. ये सिस्टम ऑफ जैसे सिस्टम ऑफ टू चार्जेस थे इलेक्ट्रिसिटी में, वैसे भी क्या है, सिस्टम ऑफ टू पोल्स नॉर्थ साउथ which are having some distance, that is 2L. ठीक है स्टूडेंट. तो ऐसे वहां पे याद करो क्या था, दो चार्जेस के बीच चार्जेस से बना हुआ सिस्टम जिसमें ऑपोजिट होंगे. तो इसमें भी ऐसे ऑपोजिट, इसके जो पोल्स होते हैं, पोल्स की स्ट्रेंथ को हम लोग इंडिकेट करते हैं M से, +M और -M. नॉर्थ का नेचर बिल्कुल पॉजिटिव क्यू चार्ज की तरह होता है क्योंकि इससे आउटवर्ड फील्ड लाइंस निकलती है. वहां पे देखो जैसे पॉजिटिव क्यू चार्ज में आउटवर्ड निकलती थी, तो यहाँ पर भी वैसे ही है. ठीक है स्टूडेंट. ऐसे ही नेगेटिव, साउथ का नेचर बिल्कुल नेगेटिव चार्ज की तरह है. नेगेटिव चार्ज से फील्ड लाइंस वहां पर देख रहे हम लोग इनवर्ट थी, तो यहाँ पर भी नेगेटिव फील्ड लाइंस निकलती है इनवर्ट. तो ये आपको एनालॉजी थोड़ा ध्यान रखनी है. तो देखो उसी की तरह आ गया बिल्कुल, है ना. किसी बुक में यहाँ पर इसमें QM भी लिखा होता है, +QM -QM इस तरीके से, तो आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, सेम चीज यहाँ पर है. तो मैग्नेटिक डाइपोल के सिस्टम ऑफ टू पोल्स हैविंग ऑपोजिट स्ट्रेंथ बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस कॉल्ड एज मैग्नेटिक डाइपोल system. How we will determine its strength? For determining strength, we have magnetic dipole moment. What is physical quantity here? Magnetic dipole moment. ठीक है स्टूडेंट. तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. जैसे वहां पर था इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट, P is equal to one of the charge and separation product of this. सेम यहाँ पर भी डिनोट करते हैं हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M से, और कोई भी एक पोल की स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस. ठीक है. दैट इज, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एनी वन ऑफ द पोल इन अ मैग्नेट एंड देयर सेपरेशन, denoted by M. It is vector quantity. Why vector quantity? Because same as it has direction as we study in electricity. Okay. What is the direction of this? If we kept this in external active magnetic field, same as it will rotate it. जैसे यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव रोटेट होता था,
यहाँ पे ये भी क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव रोटेट होगा। अब नेगेटिव आप किसको बोल रहे हैं हम लोग, किसको बोल रहे हैं नेगेटिव हम लोग, साउथ। तो साउथ से इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, साउथ से हमेशा बिल्कुल एनालॉगी याद रखो वहां पे, जैसे वहां पे देखते थे हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसकी डिस्टेंस थी रोटेशन की इलेक्ट्रिकल डाइपोल की, तो सेम वे में इसकी भी वही डायरेक्शन आएगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ इसकी डायरेक्शन आती है। ठीक है, ओके। व्हाट इज यूनिट, यूनिट इज, है ना, यूनिट क्या होगी इसकी, सेम वे में जैसे हमने पहले पढ़ा था, याद करो। और एक नॉलेज और था इसके बारे में, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू NIA कह लो या IA कह लो ओनली, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो सेम एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इससे m का एक क्या क्या फॉर्मूला बन गया, देखो m का फॉर्मूला बन गया, इधर से दो फॉर्मूला बन गया आपके पास, 2 ml है ना, 2 ml कह लो और चाहे NIA कह लो, ये दोनों हमें फॉर्मूले m के याद रखने हैं। करेक्ट स्टूडेंट, दिस इज magnetic dipole moment which used to determine strength of magnetic field. Now another points related to magnetism are equator. Third one is equator, sorry axis, first axis लेते हैं, magnetic axis। magnetic axis क्या होता है, magnetic axis क्या है, देखो कोई भी मैग्नेट है, मैग्नेट्स नॉर्थ साउथ, इससे जो लाइन हॉरिजॉन्टली पास होगी उसे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस बोलेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस। आई एम राइटिंग इन शॉर्ट MA, मैग्नेटिक एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन विच पासिंग थ्रू द बोथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक एक्सिस। सिमिलरली वी हैव अनदर पॉइंट, मैग्नेटिक इक्वेटर। अब इक्वेटर क्या है, जैसे वहां पे हम लोग बोलते थे, बिल्कुल स्टूडेंट एनालॉजी याद रखिए, इक्वेटोरियल यानी कि परपेंडिकुलर पोजीशन, इक्वेटर, ये इक्वेटर, यहाँ पे इक्वेटर कह रहा हूं ओनली, वहां पे हम इक्वेटोरियल बोलते थे। तो इक्वेटर क्या होगा, इक्वेटर इज परपेंडिकुलर लाइन विच पास थ्रू सेंटर ऑफ द magnet, perpendicular line, correct student, this is equatorial line या magnetic equator। okay student, now what is magnetic length, है ना, magnetic length। तो magnetic length क्या होती है, हम लोग ले रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, magnetic length। मैग्नेटिक लेंथ क्या है, देखो मैग्नेट की जो, क्योंकि हमने पता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल थोड़े इसके इनसाइड होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसके थोड़ा अंदर होते हैं, तो इनके बीच की जो लेंथ है जिसको मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं, इसको मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं, शॉर्ट में ML लिखा मैं, मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन north to south pole in a magnet or bar magnet called as magnetic length। ठीक है, सेपरेशन बिटवीन या डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन लिख देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ टू साउथ पोल इन अ मैग्नेट और बार मैग्नेट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक लेंथ। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट इज ज्योमेट्रिकल लेंथ of magnet, geometrical length of magnet। अब geometrical length of magnet क्या होती है, इसकी टोटल लेंथ, अगर मैं आपको उसको मेजर करने के लिए बोलूंगा, बोलो यहां से आते इस एंड से इस एंड से, लेंथ ऑफ द मैग्नेट फ्रॉम वन एंड टू अनदर, दिस इज लेंथ ऑफ द मैग्नेट, बार मैग्नेट कुछ भी लिखो, magnet from one end to another is called as
ज्योमेट्रिकल लेंथ। ओके, ये तो यहां तक थी और ये पूरी है। तो एक रिलेशन होता है दोनों में, मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ में, दोनों में रिलेशन होता है। जो इनका जो रेशियो होता है वो 0.8 के अराउंड होता है। ठीक है, जो इनका रेशियो है मैग्नेटिक लेंथ, हमने क्या देखा हुआ, जो मैग्नेटिक लेंथ है, मैग्नेटिक लेंथ अपॉन ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ मैग्नेट इज इक्वल टू 0.84 के अराउंड ये होता है। करेक्ट स्टूडेंट? आपको पता है क्योंकि मैग्नेटिक लेंथ थोड़ी छोटी है और ये बड़ी है, तो 1 से कम ही हमारा रिजल्ट आएगा। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू magnetism. Now student, we have next topic, magnetic dipole moment of a revolving electron. According to Bohr's model, which we will discuss in next chapter of nucleus in second volume of physics, or you study in chemistry also. According to Bohr model, when hydrogen-like electron revolve around the nucleus orbital, in orbital it form current. अगर इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिटल में रिवॉल्व करेगा, तो इलेक्ट्रॉन मूव करे, दैट इज चार्ज मूव कर रहे हैं, तो वो चार्ज क्या फॉर्म करेंगे, एक करंट फॉर्म करेंगे। तो उस करंट के कारण उसमें क्या होगा, एक मोमेंट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो उसी को हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि कितना डाइपोल मोमेंट यहाँ पे बनेगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। सपोज दिस इज सर्कुलर ऑर्बिट, around which electron is revolving. This is nucleus and this is orbital. Electron E revolving, velocity V, सेंट्रीपिटल फोर्स में लगेगा, ये घूमेगा इलेक्ट्रॉन और लगातार ये घूमता जाएगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो करंट फॉर्म होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो वो करंट कितनी होगी उसको हम लोग निकालेंगे। और सपोज दैट दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, नोट डाउन विद मी। अकॉर्डिंग टू Bohr's model of hydrogen-like atom, when an electron revolve in the nucleus along nucleus orbit of hydrogen atom with velocity v, it will form current. Let r be the radius of orbit, so that current is given by I is equal to Q upon T. तो Q की जगह में यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, देखो मैंने पढ़ा हुआ I is equal to Q upon T, यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग E upon T, है ना। और T को पूरा टाइम ऑफ पीरियड लेंगे, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन कैपिटल T। करेक्ट स्टूडेंट? दिस इज नाउ व्हाट इज T? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है इसमें, देखो यहाँ पे डिस्टेंस 2 पाई r अपॉन v। तो यहां से हमने क्या किया, करंट निकाल दिया। सो करंट इज इक्वल टू, देखिए यहां पर आपके पास क्या आ गया, E अपॉन 2 पाई r अपॉन v। ये कितना हो गया, EV अपॉन 2 पाई r। दिस इज करंट। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड, अब अगर ये करंट बन रहा है तो इसमें ये मोमेंट क्रिएट करेगा, तो उस मोमेंट को हमें निकालना है। नाउ मोमेंट, डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट
Now magnetic dipole moment is given by has a name of orbital dipole moment. ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट बोलते हैं इसको डिनोट हम करते हैं बेसिकली फ्रेंड किससे, म्यू से, और बेस में एल लगा देंगे यहाँ पे, म्यू एल। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एन आई ए, वैसे चल रहा है तो आई ए ले रहा हूं फिलहाल में, आई इंटू ए, एन तो सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स होता है। आई की वैल्यू रखी है यहाँ पे, देखो ई वी अपॉन 2 पाई आर, और एरिया क्या रखा, पाई आर स्क्वायर। करेक्ट स्टूडेंट? सो वी हैव पाई कैंसिल, we have result EV R upon 2. This is magnetic dipole moment in terms of velocity, radius and electron charge. Now, as you know that when it revolves in the orbital, it has a momentum which is given by angular momentum. तो लिखिए फिर आप साथ साथ मेरे साथ लिखिए, as you know that electrons revolving in the orbit so that its angular momentum is given by L is equal to m, इलेक्ट्रॉन के बारे में कह रहे हैं हम लोग, एम वी आर, क्योंकि आपने पढ़ा ना एल क्या होता है, पी इंटू आर, क्लास 11 में हमने पढ़ा हुआ है। पी कितना हो गया, एम वी है ना, और आर ये आपको पता है, तो यहां से ये रिजल्ट आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, सॉरी स्टूडेंट, इसका रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इन दोनों में एनालॉगी फिट करनी है, या कह लो आप ये एम वी आर के वैल्यू यहाँ निकाल के रख लो। एक ही बात है, यहाँ से देखो, यहाँ से हमने वी आर की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू लगती है एल अपॉन एम ई पुट कर ली, यहाँ पे वी आर की वैल्यू इधर से, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, आपने वी आर की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर ली, वी आर की वैल्यू, तो म्यू एल कितना आ जाएगा यहाँ से, देखिए यहाँ पे ई एल अपॉन 2m, ये एल अपॉन 2m, ये हमारे पास एक नया रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नाउ थोड़ा सा और इसको सॉल्व किया हमने, ऑल्सो म्यू एल अपॉन एल अगर हम लेते हैं तो एक क्वांटिटी और मिलती है यहाँ पे, ई अपॉन 2m, ये एक क्वांटिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट गायरोमैग्नेटिक रेशियो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो है ना। गायरो मींस एल से रिलेटेड आगे रोटेट कर रहा है, ठीक है, यहां से इससे रिलेटेड, सॉरी मास रोटेट कर रहा है, गायरो रोटेशन में पढ़ा था आपने, रेडियस ऑफ गायरेशन उससे रिलेटेड, और इलेक्ट्रॉन क्या क्रिएट कर रहा है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट कर रहा है, तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो नोट डाउन दिस, वेयर E upon 2m is called as gyromagnetic ratio, gyromagnetic ratio, इसको क्या बोलते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं। इसकी वैल्यू स्टूडेंट कितनी होती है, बड़ा आसान है निकालना, आपने यहां पर E की वैल्यू रखी और उसका चार्ज रखा, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 है ना, 2 × 9.1 × 10⁻31 ये रखा इलेक्ट्रॉन का मास। तो बाय सॉल्विंग ये आपको जो मिलेगा एज अ रिजल्ट, गायरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू 8.8 10 टू द पावर ये मिलेगा तुम्हें प्लस 10 मिलेगा कूलम पर केजी। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन का काम है, वो तो आप कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। दिस इज वैल्यू ऑफ गायरोमैग्नेटिक रेशियो स्टूडेंट।
Now, student please note down this. अभी थोड़ी सी और कैलकुलेशन में बाकी है हमारे पास. Now, according to Bohr's principle, we have studied that when electron revolve in circular orbit, it has also another angular momentum which is given by, write down with me, also angular to Bohr hypothesis. Angular momentum is given by NH upon 2 pi. ये भी पता है. इसमें n क्या होता है? n is principal quantum number, where n is principal quantum number, h is Planck constant. अब यहां से हमने इसकी वैल्यू कहीं भी इधर पुट कर ली, तो देयरफॉर हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? E और L की वैल्यू हमने यहाँ पे स्टूडेंट पुट कर ली, है ना. तो L की वैल्यू यहाँ पे रखी, देखो NH अपॉन, ठीक है, 2m और 2 पाई ऐसे रखी ये वैल्यू. तो ये कितना आ गया? ENH अपॉन 4m पाई. दिस इज in terms of Planck constant, value of magnetic dipole moment in terms of Planck constant. ये हमारे पास निकल के आ गया. ठीक है, ओके स्टूडेंट. ऑल्सो इफ n इज इक्वल टू 1 ले, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर हम 1 ले ले, तो हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को बोलते हैं, पहली वाली जो उसकी ऑर्बिट है फंडामेंटल ऑर्बिट, उसको हम बोलते हैं बोर ऑर्बिट्स बोलते हैं. और उससे जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इससे एसोसिएटेड होगा तो उसको हम बोलेंगे बोर मैग्नेट्रॉन. बोर मैग्नेट्रॉन. ठीक है, तो 1 वैल्यू रखी हमने, तो ये क्या मिलेगा? EH अपॉन 4 m पाई. दिस इज बोर मैग्नेट्रॉन. Then Bohr magnetron is given by this. Correct, student? Now, after putting the value of all this related quantity, we get the numeric value of Bohr magnetron, which is given by 1.6 10 to the power minus 19, and the value of Planck constant is given by 6.63 10 to the power minus 34. 6.63 10 to the power minus 34. Mass of electron 9.1 10 to the power minus 31 student, and 3.14. ये अगर रखेंगे आप, जब इन सबको आप सॉल्व करेंगे तो बाय सॉल्विंग आपको क्या आंसर मिलने वाला है? इसका रिजल्ट मिलने वाला है जो न्यूमेरिक वैल्यू वो आपको मिलेगी 9. जो बोर मैग्नेट्रॉन मिलेगा उसकी वैल्यू आपको मिलेगी 9.27 एंड 10 टू द पावर माइनस 24. ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर. आइए से यूनिट आ गया ना इसका. आई मतलब एम्पियर और ए से मीटर स्क्वायर. ये बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू मिलेगी. अब हमने देखा इलेक्ट्रॉन अगर अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो साथ साथ वो स्पिन भी करता है, तो उसमें उसकी स्पिनिंग के कारण एक और डाइपोल मोमेंट रहता है. ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. तो ऑल्सो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा इसका? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, या जिसको हम लोग बोलते हैं दूसरे वर्ड में इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट.
वो कितना होगा, बिल्कुल वैसे ही निकालना है जैसे वहां पे हम लोग एल लेते थे, एल वेक्टर लेते थे। तो सेम वे में यहीं पे यहां पर भी हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, ऐसे करके म्यू एस वैसे आ जाएगा स्टूडेंट, म्यू एस इज इक्वल टू, रिजल्ट हमारे पास आया था है ना, ई अपॉन एम आया था नीचे, 2m आया था और इंटू एस स्पिन के कारण, ठीक है ये आ जाएगा। अब क्योंकि वो अपोजिटली मूव कर रहा है तो हमें माइनस साइन भी लगाते हैं, बहुत सी बुक में दोनों में माइनस साइन लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो टोटल अगर निकालना हो तो दोनों को ऐड करके हम लोग निकाल लेते हैं, तो स्पिन को इंटेंसिव भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, एक नया टर्म स्पिन भी पढ़ा, और साथ में हमने यहाँ पे गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, और बोर मैग्नेट्रॉन किसको बोलते हैं, फर्स्ट फंडामेंटल को बोलते हैं, ऑर्बिट को में से एसोसिएटेड जो भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा उसको कहते हैं, और वैल्यू कितनी होती है इसके 9.27। कंसेप्ट क्या था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो चार्ज मूव कर रहे हैं, चार्ज मूव कर रहे हैं तो वो करंट फॉर्म करेंगे, और करंट के कारण के पास क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, वी हैव नेक्स्ट टॉपिक अर्थ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। जैसे कि ऑब्जर्वेशन से ये पता चला है कि अर्थ के पास भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक बिहेवियर है, कैसे पता चला और वो कितना है, तो ये पता चला कि जो इसके अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो तुम्हारा 10 to the power 5 गॉस के इक्विवेलेंट है, दैट इज 0.1 into 10 to the power 4 गॉस। कितना पता चला, ये कितना कैसे है, इतना कैसे पता चला, इसके लिए साइंटिस्ट के डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है, हाइपोथेसिस है उनकी, हाइपोथेटिकली उन्होंने सोचा और देखा जो भी सोचा। तो उसमें से कुछ साइंटिस्ट का ये कहना था कि जो अर्थ है, अर्थ के अराउंड, सॉरी अर्थ के जो इनसाइड है, वो जो मोल्टेन मेटल है उसके होने के कारण, उसमें चार्जेस होने के कारण, आयंस होने के कारण क्या देखने को मिलता है कि जब अर्थ स्पिन करती है, रोटेट करती है अपने एक्सिस के अराउंड, तो वो चार्जेस आयंस भी मोल्टेन मेटल से जो एसोसिएटेड है वो भी रिवॉल्व करते हैं, रोटेट करते हैं। तो उसके कारण क्या होगा, करंट फॉर्म होगी, क्योंकि चार्जेस का मूव करना क्या बताता है, करंट फॉर्म कराता है ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से। तो तब इसके पास, अर्थ के पास एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, ठीक है। और कुछ साइंटिस्ट का कहना था कि हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर के अराउंड जो है बहुत सारी गैसेस है, आयोनाइज्ड गैसेस है, और उनमें चार्जेस हैं, आयंस हैं। जब अर्थ रोटेट करती है तो वो चार्जेस भी रोटेट कर रहे हैं, तो अर्थ के अराउंड एक करंट फॉर्म कर रहे हैं, और उसके कारण अर्थ के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है जो कि इस रेंज का देखने को मिलता है ना। अब इसमें क्या देखा गया, साइंटिस्ट ने क्या देखा कि जब भी किसी मैग्नेट को लिया, सस्पेंड किया, तो वो मैग्नेट एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई देता है, हर जगह ऐसा ही दिखाई देता है। तो जैसे जैसे हम लोग, जैसे अर्थ का ये फॉर्मेशन मैंने दे रखा है आपको, ये ज्योग्राफी के हिसाब से ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ होते हैं, ईस्ट वेस्ट। ऐसे ही देखा गया कि इसका जो, अगर किसी मैग्नेट को लेके गए हम लोग, इसके ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ के अलोंग लाने जाने की कोशिश करी, तो हमने क्या देखा कि ये मैग्नेट इससे परमानेंटली अलाइन नहीं होता, परफेक्टली अलाइन नहीं होता, ये इससे थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाता है इस तरीके से। हर बार ऐसे देखने को मिला, इधर लेके गया ऐसा देखने को मिला, और इधर लेके आए तो और ज्यादा मूव करते हुए देखने को मिला ऐसा। तो इससे क्या समझ में आया कि जो अर्थ है उसके पास दो पोल्स हैं, नॉर्थ साउथ पोल्स हैं, एक ज्योग्राफी के हिसाब से और एक मैग्नेट के हिसाब से, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। तो ये जो है ये आपस में किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो रखे हैं, जो जिसकी वैल्यू जो है कितनी है, वो है 11.3 से लेकर 11.5 रेंज की है ये, और ये बदलती रहती है वैसे। इतनी रेंज पे इसके दो पोल आपस में इंक्लाइंड हो रखे हैं, एक ज्योग्राफी के हिसाब से और एक मैग्नेट के हिसाब से, ठीक है स्टूडेंट।
अब हमने इसको मैग्नेट को यहाँ पे लेके गए, इसका नॉर्थ पोल, मैग्नेट का नॉर्थ पोल ऐसा आ गया, तो हमने क्या माना कि जो अर्थ है, अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिज्म है उसका इसके सामने पे कौन सा पोल होगा, साउथ पोल होगा, और जिसका यहाँ पे साउथ पोल है मैग्नेट का, इसके सामने कौन सा होगा, अर्थ का नॉर्थ पोल होगा। तो अगर हम लोग मैग्नेटिक लाइंस खींचेंगे तो ऐसी देखो, नॉर्थ से साउथ, इसके हिसाब से नहीं, अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस खींचेंगे तो नॉर्थ से साउथ इस तरह से हमें जाती हुई दिखाई देगी, अंदर को आती हुई दिखाएगी। अगर मैं इधर से भी बनाऊं तो ये ऐसे, थोड़ा बड़ी बना रहा हूं मैं, फिर ऐसे भी अंदर होते हुए आएगी ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को भी मैग्नेटिक लाइंस आती हुई का में जो है पैटर्न हमें मिलेगा इसमें। और भी हम लोग देखें इस तरीके से, तो इस तरीके से इसका हमें पैटर्न देखने को मिलता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स में देखने को मिलता है स्टूडेंट। तो ये तो एक बेसिक इसके रेट से रिलेटेड बेसिक पॉइंट्स थे। अब इसमें हर बार हम लोग देखते हैं कि ये जा रहा है, इसमें ऐसे करके बार बार ये इंक्लाइन कर रहा है मैग्नेटिक मेरिडियन में, तो इसमें एक एंगल जो बनता है जिसको डिप सर्कल से हम लोग देखते हैं, वो क्या रहता है, एंगल ऑफ डिप। और जो ये एंगल बना हुआ है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन बिटवीन टू मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इससे रिलेटेड पहले सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से रिलेटेड हम लोग देखते हैं। मैग्नेटिक एक्सिस, पहला हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक एक्सिस क्या होगी, कि मैग्नेट के एक्सिस को जोड़ने वाली लाइन को बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। ऐसी ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या होगी, लाइन जो इसको कनेक्ट करती है, इसे ज्योग्राफिकल एक्सिस बोलेंगे, इसको मैग्नेटिक एक्सिस बोलेंगे, ठीक है, जो कि हमें पता होनी चाहिए क्योंकि बार बार हम इसका यूज करेंगे स्टूडेंट। ऐसी मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होगी, जो लाइन इससे नॉर्मल चलेगी, इससे मैग्नेटिक एक्सिस से जो नॉर्मल लाइन जाएगी वो मैग्नेटिक इक्वेटर कहलाएगी। ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या होगी, ज्योग्राफिकल इक्वेटर क्या होगी, जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, इसके इससे परपेंडिकुलर लाइन चल रही है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने। अब इसमें और पॉइंट्स आते हैं, जो नए पॉइंट आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मेरिडियन। तो मेरिडियन सबसे पहले हम लोग देखते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन देखो, ज्योग्राफिकल मेरिडियन स्टूडेंट क्या होता है कि अगर हम लोग इसके ज्योग्राफिकल एक्सिस के अलोंग ऐसा प्लेन एज्यूम करें या प्लेन काटे, एज्यूम करें, नॉर्मल प्लेन एज्यूम करें ज्योग्राफिकल एक्सिस के अलोंग, जिसमें इसके दोनों ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ एक्सिस, दैट इज ज्योग्राफिकल एक्सिस, ये कंटेन करेगा। तो ऐसे पोल को हम लोग, ऐसे प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ज्योग्राफिकल मेरिडियन। दैट इज, इट इज एन इमेजिनरी प्लेन which contains, imaginary plane passes through normal to the geographical axis, that is which contains geographical north and geographical south pole, correct student। that means ये क्या imaginary plane है, मेरिडियन का मतलब होता है, समझ लो प्लेन है, पर कैसा प्लेन है, इमेजिनरी प्लेन। तो क्या होता है तुम्हारा, इमेजिनरी प्लेन है और जो नॉर्मल लेने पे हमें मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो फिर से वो रिपीट कर रहा हूं मैं, आप मेरे साथ लिख सकते हो, इट इज an imaginary plane taken normal to the geographical axis which contain its geographical north and geographical south pole। तो ये आने चाहिए इसमें, ऐसे काटेंगे नॉर्मल में, ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहलाएगा। व्हाट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू इट, दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन। बिल्कुल वैसे ही आप समझ गए होंगे, बिल्कुल ऐसा ही है, मेरिडियन है तो इमेजिनरी ही है। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा स्टूडेंट, इट इज एन इमेजिनरी प्लेन टेकन नॉर्मल टू द मैग्नेटिक एक्सिस which contains both pole मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ, जिसमें क्या होंगे, अर्थ के दोनों मैग्नेटिक पोल्स आएंगे। तो ये क्या है तुम्हारा
मैग्नेटिक एक्सिस है। ठीक है स्टूडेंट, अब इससे रिलेटेड जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है कंपोनेंट ऑफ, राइट डाउन विद मी, कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को हमने फाइनल पॉइंट, फाइनल है हमारे पास, ये फाइनल टॉपिक है इसका, कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में क्या आ गया, देखो हमारे पास कौन कौन से अर्थ के हमने कंपोनेंट मेन ले रखे हैं। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट हमने इसका ले रखा है वो ले रखा है हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। अभी आगे देखेंगे हम लोग, पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जो हमने इसमें जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन देखा और हमने जो देखा मैग्नेटिक मेरिडियन, तो वो हमें कैसे दिखेगा, उसको हम एज्यूम करें तो ऐसे दिखाई देंगे हम लोग कि जैसे दो हमारे पास ऐसे पेज है कॉपी के, वो आपस में खड़े हैं ऐसे करके, क्योंकि उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल है, कुछ ना कुछ एंगल इनके बीच में फॉर्म हो रहा है। तो इस तरह के दिखते हैं, तो उसको हम लोग पहले थोड़ा सा यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं और फिर हम लोग इसको साथ साथ पैरेलली करते जाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे बनाना है आपने। सपोज दैट ये जो सामने में दिख रहा है इधर की साइड, जो देखो मैंने बताया था ऐसे करके, ये था, इस तरीके से था, ये एक ज्योग्राफिकल एक्सिस का था और ये मैग्नेटिक एक्सिस का था। तो ये देखो, ये इसको सामने में बना रहा हूं मैं, तो ये प्लेन मैंने ऐसे काटा मैग्नेटिक मेरिडियन में इस तरीके से, और इसकी के साथ में आपको लेना है एक दूसरा प्लेन जो कि आपको इस तरीके से एज्यूम करना है। जैसे पेपर के, कॉपी बुक के पेज है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आपको एज्यूम करना है। तो इसमें देखो, जो ये इधर वाला प्लेन जो मैं दिखा रहा हूं, ये जो प्लेन है, ये प्लेन को मैं कह रहा हूं मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन कह रहा हूं इसको मैं। और जो ये वाला प्लेन है इसको मैं कह रहा हूं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अब इसमें जो ये एंगल है, इन दोनों जो ये दो प्लेन है अब इंक्लाइंड हो रखे हैं, इसको हम कुछ एंगल बोलते हैं, जिसका नाम बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। इसमें एक एंगल, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा वाला, इसके अराउंड हमेशा, जिसको मैं नाम दे रहा हूं BE। अब ये इस तरीके में दिखा दिया ऐसे लाइन है। अब इसमें जो ये जो दो प्लेन आ गए, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन, इसमें जो ये एक एंगल और बनेगा मैग्नेटिक मेरिडियन में, किसके साथ, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और इसके मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, दैट इज जिसको हम नोट करते हैं BH से। अगर ये BH है तो इसके पैरेलल ये भी क्या होगा, BH ही होगा स्टूडेंट। तो इन दोनों के बीच में एंगल बनता है ये, इसको नोट करता हूं थीटा से, इसको बोलते हैं हम, इसको तो हमने एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन बोला था, ठीक है ना, इसको हमने बोला है एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप, और इसको हमने क्या बोला था, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। सारे पॉइंट में रिलेटेड लिख रहा हूं मैं, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। ठीक है स्टूडेंट, और दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल
component of earth magnetic field. Earth magnetic field. This is. तो अब इसी में हमने थोड़ा सा काम करना है स्टूडेंट। तो पहला कंपोनेंट हमारा, उस कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं इसके? सबसे पहला कंपोनेंट हमारा होता है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। इसमें सबसे पहले क्या हमारे पास? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन क्या है? इट इज, देखो गौर से, एक्यूट एंगल है, किस किस के बीच बन रहा? ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में बन रहा। सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा? इट इज एन एक्यूट एंगल, इट इज एन एक्यूट एंगल formed between geographical meridian and magnetic meridian at a place is called as angle of declination. It is denoted by alpha. इसको अल्फा से दिखा दे, किसी भी एंगल से दिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। व्हाट इज सेकंड कंपोनेंट? सेकंड कंपोनेंट इज एंगल ऑफ डिप। तो सेकंड कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको डिप एंगल भी बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन भी बोलते हैं। डिप या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। डिक्लाइन हो रखा था, डिक्लाइनेशन, और ये इंक्लाइनेशन। एक और नाम इसका ध्यान रखना आपको, इंक्लाइनेशन। ठीक है स्टूडेंट, व्हाट इज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन? ये कहां बनता है? तो बड़े गौर से, ये बनता है मैग्नेटिक मेरिडियन में बन रहा है। किस किस के बीच बन रहा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में बन रहा है एंगल ऑफ डिप डिवाइडेड बाय थीटा। अब क्या देखो, इट इज एन एक्यूट एंगल, डेफिनेशन क्या होगी? इट इज एन एक्यूट एंगल इन मैग्नेटिक मेरिडियन, formed between horizontal component of the earth magnetic field, and total magnetic field of the earth, it is denoted by theta. Its value can vary. उसकी 11.3 से वेरी कर रही थी, इसकी भी वैल्यू वेरी करती रहती है। तो पोल पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। एट पोल पर अगर हम लोग जाएंगे तो पोल पर जो इसकी वैल्यू है, पोल पर वो मिलेगी हमें 90 डिग्री। और इक्वेटर पे कितनी मिलेगी स्टूडेंट? इक्वेटर पे मिलती है, ये होती है तुम्हारी इसकी वैल्यू 0 डिग्री, उसके पैरेलल हो जाएगा। पता है, तो पता समझ में आ रहा होगा आपको। दिस इज second component of the earth magnetic field. Now third component is horizontal component of the earth magnetic field. अब आता है horizontal component। component of earth magnetic field. It is the component of earth total earth magnetic field along horizontal axis, called as horizontal component of earth magnetic field. It is denoted by B और बेस में H। कोई बुक में ओनली H भी लिखते हैं, H या V। H से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, V से वर्टिकल कंपोनेंट। तो मैंने इसी से मैं ऐसा लिखता हूँ, नो प्रॉब्लम। आपको सेम एनालॉजी है, जो भी आप लिखना चाहें वो आपके हिसाब से चलेगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके। नाउ इनमें रिलेशन क्या है, इनकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू निकाल सकते हो आप। इसकी वैल्यू क्या है? देखो इसी में आगे बढ़ा लें हम लोग। यहाँ पर
ये आपके पास थीटा आया, तो ये भी क्या आया क्रॉस, ये देखो ये अल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा आया, ये बी एच है तो ये बी एच है, और ये कटकट आपके पास कौन सा आ गया, हाइपोटेनियस आ गया, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना। मैं इसको नाम देता हूँ, करो ए बी सी और डी, ऐसा नाम दे दिया ए बी सी और डी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो बी एच कितना आ गया बच्चों, बीई कॉस थीटा। दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इतनी वैल्यू इसकी होती है। व्हाई वी आर टेकिंग बी एच एज अ मेन कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, because in lab and everywhere we always do experiment by keeping magnet or our equipment along the horizontal। जितने भी हम लोग लैब में काम करते हैं मैग्नेट को रखेंगे तो हम लोग इसको वर्टिकली तो रखेंगे नहीं, हमेशा ऐसे रखेंगे, along the horizontal रखेंगे। तब हमने अर्थ के along horizontal में रखेंगे, तब हमने BH को अर्थ का मेन कंपोनेंट लिया है, वर्टिकल वाले को नहीं लिया है, BB को नहीं लिया है, ठीक है। और काम यहां पे करते हैं स्टूडेंट। नाउ मोर नॉलेज अबाउट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा मैं इसको रब कर रहा हूं तो जगह हो जाएगी मिलने। वर्टिकल कंपोनेंट भी अगर मैं निकालना है, ऑल्सो वर्टिकल कंपोनेंट सपोज निकालना है तो कितना निकलेगा, वो मेन कंपोनेंट नहीं है पर इसको डिनोट हम लोग करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट को, देखो बीवी से करते हैं, बीवी, अगर ये बीवी आया तो ये भी बीवी आया, तो वही परपेंडिकुलर चाहिए स्टेम, ये भी बीवी होगा, तो परपेंडिकुलर उसी एंगल में, उसी ट्रायंगल में अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन थीटा, तो बीवी कितना आ गया बच्चों, बीई साइन थीटा, दिस इज बी साइन थीटा, दिस इज अवर वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, इनको नाम दे देते हैं हम लोग 1 और 2, और देखते हैं इनमें तीनों में रिलेशन क्या होता है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों को स्क्वायर कीजिए और ऐड कीजिए। देखो यहाँ पर वो क्या था, बी एच स्क्वायर बन जाएगा प्लस बी बी स्क्वायर बन जाएगा, इधर से क्या आ जाएगा, देखो बीई कॉस थीटा स्क्वायर, उसको स्क्वायर किया, होल स्क्वायर किया, ऐसे ही यहाँ से बीई साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां से देखो दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, दिस इज एज इट इज आएगा, बी स्क्वायर हमारा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और हमने क्या पढ़ा हुआ है, कॉस का थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, देखो स्टूडेंट, बीई स्क्वायर, इसको साइड लिख रहा हूं मैं, इंटू 1 इज इक्वल टू बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर। अब बीई कितना रहा, या कह लो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर, इस तरीके से आ गया, तो बीई कितना हो गया, अंडर रूट, ये भी आप रिलेशन कह सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर, दिस इज अवर अनदर रिलेशन, ठीक है स्टूडेंट। तो जब ये तीनों में रिलेट कर रहा है कि जब बी कैसा है, इनका स्क्वायर इनके रिजल्टेंट के बराबर, जैसे कोई समझ लो एक आपके पाइथागोरस थ्योरम हो गई इस तरीके से, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इनको पाइथागोरस थ्योरम की रिलेशन हो दोनों में, ये आपको याद रखना है। अगर हमें थीटा निकालना है वो कितना होगा, तो इसे थोड़ा और कैलकुलेशन करके देखते हैं। ऑल्सो हमने क्या किया, वही इक्वेशन 2/1 कर दिया, वो क्या था,
वो था देखो हमारे पास ऐसा था ना, यहां से देखो ये क्या था भाई, बी साइन थीटा। इक्वेशन 2 था, इक्वेशन 1 क्या था भाई, बी एच इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो इक्वेशन ऑल्सो इक्वेशन 2/1 डिवाइड कर दिया, मतलब तो देखो क्या आ गया, बी वी अपॉन बी एच इज इक्वल टू बी ई साइन थीटा अपॉन बी ई कॉस थीटा, ऐसे रहेगा। तो यहां से बी बी कैंसिल, तो हमें क्या देखो आ रहा है, टेन थीटा एंगल ऑफ डिप टेन थीटा। ठीक है, इसमें कितना आ रहा है, बी वी अपॉन बी एच ये आ रहा है, या फिर हम लोग बोले कि जो एंगल ऑफ डिप है वो कैसे आ रहा है, टेन इनवर्स ऑफ, सभी की वैल्यू निकाल दी हमने और सभी के रिलेशन निकाल दिए। दिस इज आवर रिलेशन, करेक्ट स्टूडेंट। तो ये हमारे पास इतने टॉपिक हैं जो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, और कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। तो आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टूड ऑल दीज टॉपिक्स related to chapter magnetism which I have discussed with you today. If you have any doubt, student, please ask me. Thank you, student.